Good morning, students. We will continue with the revision of PT1 syllabus now. PT1 में आपको पता है सिलेबस जो है आपका वो बिजनेस स्टडीज के 2 चैप्टर्स आर देयर. चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एंड चैप्टर नंबर 2 इज दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. इसमें से हमने टॉपिक तो सारे कंप्लीट कर लिए हैं हमने. इसमें से हम जो है वो आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे. मींस आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस. 1 मार्कर हो सकते हैं, 3-4 मार्कर्स हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं क्वेश्चंस, और आप लोग हैंड रेज करोगे और then I will unmute you and you can answer that. Before that, let me remind you that your PT1 exam will start immediately after the vacation. Before the vacation, rather immediately before the end of vacation. Date sheet आपको आज ग्रुप में आ जाएगी. डेट शीट हमारी रेडी है. Exams are starting from I feel 9th of let me see, it is 9th only, 9th of that July. वेकेशन जो आपकी ओवर हो रही है वो 11th को ओवर हो रही है, और 2 दिन पहले हम आपके एग्जाम स्टार्ट करें. 11th इज संडे. स्कूल जो है वो अदरवाइज रीओपनिंग जो स्कूल्स की है वो 12th को होगी मंडे को, लेकिन 2 एग्जाम्स आपके, एक फ्राइडे को एक सैटरडे को होगा. द एग्जाम विल बी ऑनलाइन ओनली. ऑनलाइन एग्जाम रहेंगे और उसमें जो टीचर्स हैं आपको वो पहले एक प्रैक्टिस असाइनमेंट एग्जाम से नियर अबाउट 1 वीक बिफोर प्रैक्टिस असाइनमेंट जो है वो आपको एक सर्व कर दी जाएगी. आप उसको सॉल्व कर लेना. नो नीड ऑफ सेंडिंग द प्रैक्टिस असाइनमेंट सॉल्यूशन टू द टीचर्स. वो आपकी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है. इट्स प्रैक्टिस असाइनमेंट ओनली. वो आप लोग सॉल्व कर लेना और उसी ही सेम पैटर्न पे जो है वो क्वेश्चन पेपर होगा. हर सब्जेक्ट टीचर आपको एक भेज देगा प्रैक्टिस असाइनमेंट. सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर विल बी देयर एंड क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम जो है विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन. एंड इट इज नीडलेस टू मेंशन कि आप लोगों ने चीटिंग नहीं करनी. कल हमने इसके बारे में बड़ी बात कर ली, चीटिंग नहीं करनी है. इट विल बी बेटर कि अगर आप कम मार्क्स ले लो खुद करके, बजाय कि हम चीटिंग करके और ज़्यादा मार्क्स लें. उसका फायदा कोई नहीं होगा. ये चीज़ें वैसे बताने वाली नहीं है. आपकी सीनियर क्लास है, आप यू नो द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट स्टिल अगर हैमरिंग होती रहे बार बार, अगर बार बार हम वो बात कहते रहे तो आपके लिए वो समझना ईजी हो जाता है. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हमारे पास सारा कुछ हो, हमारे पास अपने पास नोटबुक्स भी हों, हमारे पास बुक्स भी हों, हमारे पास बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हों, एवरीथिंग इज अवेलेबल. गूगल हमारे पास, क्या नहीं हम वहां से हम सर्च कर पाएंगे ना. हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. बट ये एक बार ही, पहली बार डिफिकल्ट होगा. एक बार आप लोगों ने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया ना कि चीटिंग मैंने नहीं करनी है, एक बार स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसके बाद कोई रोक नहीं पाएगा आपको खुद करने से. चीटिंग नहीं होगी, उसको दोबारा नहीं आपसे होगी. मार्क्स कम आ जाए, 25 मार्क्स में 25 मार्क्स का पेपर आपका होगा. उसमें से अगर आप 23 मार्क्स ले लेते हो, 24 मार्क्स ले लेते हो चीटिंग करके, उससे बेटर वो 15 नंबर होंगे जो आपने खुद लिए होंगे. सो दैट कि आपको चल जाएगा पता मेरी प्रिपरेशन कहाँ पे हो गई है और कहाँ पे लैग कर रही है. अभी आप चीटिंग कर लोगे, अगली बार एग्जाम अगर ऑफलाइन आपके होंगे तो मुश्किल आपको ही आएगी. जब बच्चा अभी खुद कर लेगा उसके वो चैप्टर्स जो है वो तैयार हो जाएंगे. सो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया. इट इज नीडलेस टू मेंशन हियर, नीडलेस टू से हियर कि चीटिंग नहीं करनी है. बट स्टिल अगर मेरे कहने से एक आध बच्चे को भी और फर्क पड़ गया तो मेरे कहने का ये फायदा हो जाएगा. एटलीस्ट उस बच्चे की जो ऑनेस्टी लेवल है उसने मेंटेन कर लिया. हम कल भी यही बात कर रहे थे. हमने सेशन की बिगिनिंग में ये बात कही थी कि हम एक वर्च्यू इस साल अपने आप में लेके आएंगे, दैट इज ऑनेस्टी. ईमानदारी से करेंगे जो करेंगे. फेल होना मंजूर हो जाएगा, कम मार्क्स लेने मंजूर हो जाएंगे, लेकिन हम चीटिंग नहीं करेंगे. ये वर्च्यू है हमारे इस साल का. अब देखते हैं कौन इसको वर्च्यू को जो है वो पे मेंटेन कर पाता है. सेकेंडली, जब आप आंसर शीट्स भेजोगे टीचर्स को ऑनलाइन, दैट शुड गो इन पीडीएफ फॉर्म. ये हम कल भी बात कर रहे थे. पीडीएफ में जानी चाहिए. सिंपल पिक्चर्स क्लिक करके मत भेज देना. एंड पीडीएफ शुड बी इन सीक्वेंस. ये ना हो कि पेज नंबर 1 भी, पेज नंबर 4 भी, पेज नंबर 2 भी, पेज नंबर 5. टीचर्स शीट्स चेक कर रहे हैं और फोन पे या लैपटॉप पे कर रहे हैं, वो हार्ड कॉपीज नहीं चेक कर रहे हैं. अगर आप ऐसे करोगे, टीचर अगर आंसर आपका मैच नहीं करता होगा या शीट्स मैच नहीं करती होंगी, सीक्वेंस में नहीं होंगी, टीचर चेक ही नहीं कर पाएगा. मार्क्स तो आपके ही कटेंगे, टीचर क्या जाएगा. मार्क्स आप लोगों के कटेंगे. फाइन. एक तो पीडीएफ हो, ऊपर से वो पीडीएफ, सेकेंडली पीडीएफ रीनेम हुई होनी चाहिए. पीडीएफ जो हो वो रीनेम हो. रोल नंबर, सपोज माय रोल नंबर इज 2 रोल नंबर, देन माय नेम, then my class 11 commerce, and then subject, say it is business studies, like this.
इट शुड बी रीनेम्ड सो दैट कि टीचर को पता हो कि किस बच्चे की फाइल आई है। और सेकेंडली ये भी ध्यान रखना कि सब्जेक्ट जो वो सब्जेक्ट इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ, कई बारी पिछली बारी कई बच्चों ने किसी और सब्जेक्ट की शीट किसी और को भेजी। जब आपने सब्जेक्ट उसका वहां पे लिखा होगा, रीनेम फाइल को किया होगा, तो आपको भी समझना, याद करना, एक बार स्ट्राइक करेगा माइंड में आपके कि ये शीट कौन सी जा रही है, भाई मैंने तो बिजनेस की भेजी थी, ये इकोनॉमिक्स की जा रही है क्या, वो आ जाएगा। और पिक्चर्स जो आपकी होंगी शुड बी इन वर्टिकल फॉर्म। पेज आपका वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। चेक करना हम कौन से ऐसे नहीं चेक कर पाएंगे, या हम इसमें लैपटॉप पे हम चेक नहीं कर पाएंगे। कोई शीट आपकी हॉरिजॉन्टल है, कोई शीट आपकी वर्टिकल है। अल्टीमेटली होना क्या है, जैसे ही आपने कुछ ऐसा वैसा किया, मार्क्स आप लोगों के घटने। जब आप टीचर को तंग करोगे, टीचर ने आपके मार्क्स काट देंगे। नहीं, जानबूझ के कोई नहीं काटेगा, लेकिन वो चीजें जो आप जानबूझ के करोगे वहां तो कटने बनते हैं ना। जो चीज आपको बताई गई है, अगर वो चीजें आप नहीं करोगे फिर तो मार्क्स कटने बनते ही हैं, है ना। तो ये कुछ बातें थी जो हम कल भी कह रहे थे, कल भी डिस्कस कर रहे थे। होपफुली आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कल क्लास में नहीं थे, ये उनके लिए रिपीट की गई हैं चीजें। एंड टाइमली सबमिशन का भी जो आप ध्यान रखोगे, टाइम विल बी फ्रॉम 7:30 AM to 9 AM, 25 मार्क्स। इन 25 मार्क्स के लिए हम आपको 1.5 आवर दे रहे हैं। एक्चुअली जो एक्चुअल में जो है, दैट इज 1 आवर फॉर राइटिंग द आंसर्स एंड हाफ एन आवर फॉर दैट एक्स्ट्रा। कोई पीडीएफ बना रहा है, किसी का नेट इशू है, किसी का कुछ है, किसी की पीडीएफ नहीं जा रही, जो भी है वो आप पहले सीख लीजिए उसको। हाफ एन आवर जो है आपका, इट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। हाफ एन आवर में तो चाहे आप 15 पीडीएफ बना के भेज दो, कितनी पीडीएफ वहां बन जाएंगी, आपने तो एक ही बना के भेज ली है। इसके लिए 1 आवर वो है, आप इंक्लूडिंग है सारा कुछ, ये इंक्लूडिंग है। हमने हाफ एन आवर रखा हुआ है सिर्फ पीडीएफ के लिए, मींस आपका बनता जो एक्चुअली बनता है 1 आवर ही बनता है, बट स्टिल यू आर गेटिंग 1.5 आवर इंक्लूडिंग सबमिशन। 9 o'clock तक आप जब मर्जी आप सबमिशन कर देना। जो पेपर आपका रहेगा दैट विल बी सेंड टू यू एट 7:25। 5 मिनट पहले पेपर आपको, 5 मिनट हम और दे रहे हैं। यू नो सीबीएसई जो है वो 15 मिनट देती है आपको 100 मार्क्स की, 80 मार्क्स के पेपर के लिए पढ़ने के लिए 15 मिनट देती है। उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हम भी आपको जो है वो 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जस्ट फॉर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन पेपर। उसको पढ़ लो। और प्रैक्टिकल इस चीज को ऐसे ही करना है कि वी आर शेयरिंग एट 7:25 एंड राइटिंग टाइम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7:30। डू इट प्रैक्टिकली। 5 मिनट्स की रीडिंग लिख लेना अपनी, पेपर को प्लान कर। दिस रीडिंग इज नॉट फॉर दिस ओनली कि पढ़ लिया खत्म हो गया, इट इज फॉर द प्लानिंग पर्पस। 5 मिनट पेपर प्लान करो अपना, कौन कौन सा किस क्वेश्चन का आंसर ये है, किस कौन सा क्वेश्चन का आंसर ये है। जो वहां पॉइंट्स हाईलाइट करने वाले हैं वो आप क्वेश्चन पेपर में आप सोच सकते हो कि ये वाला पॉइंट है जो ट्विस्टेड सा डाला हुआ है। इन 5 मिनट में आप वो प्लान कर सकते हो। 1 आवर में आप आंसर लिखो, उसके बाद हाफ एन आवर है आपका। मीन्स आपकी जो पीडीएफ हैं टीचर्स के पास वो 8:45 के आसपास आनी शुरू हो जाएंगे। एंड इवन इफ इट इज सेंट एट 9:01 AM, it is late. Even if it's sent at 9:01 AM, it is late. आपको किसी ने नहीं कहा कि 9 बजे ही भेजनी है, आपको कहा है कि 9 बजे से पहले भेजनी है। टाइम इतना ज्यादा दिया हुआ है आपको कि आपको बात का 1 मिनट भी नहीं चाहिए। 9:01 पे भी आएगी, वो भी कंसिडर लेट ही की जाएगी। उसके बाद टीचर पे डिपेंड करता है वो क्या करता है उसका। वो टीचर पर्सन टू पर्सन, टीचर टू टीचर देरी करेगा वो चीज, बट स्टिल 9:01 वाला भी लेट ही है। 1.5 घंटा कम नहीं होता है। ये बाद में आप बोलो सर जी मेरा नेट नहीं चल रहा था, या सर जी मेरा कोई और पीडीएफ नहीं बन रही थी, मेरे को बनानी नहीं आती थी पीडीएफ। छुट्टियां हमने इसीलिए की हैं बेटा, ये क्यों नहीं की, आप पीडीएफ बनानी सीख लो, इसी के लिए की हुई है। बनाने सीखो पीडीएफ कैसे होती है, उसको बाद में ये मत कहना। कोई भी इशू हो वो बाद में वो आपका पर्सनल इशू ही रहेगा, वो विल नॉट बी कंसिडर्ड। ऐसे हम कंसिडर कर पाएंगे, हो सकता है आप ठीक भी हो, लेकिन ऐसे हम कंसिडर कर पाएंगे तो आपकी एग्जांपल बन जाएगी। 80 के 80 बच्चे बोलेंगे सर मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। हाउ कैन वी कम टू नो कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी। हमने आपको 1.5 घंटा दे दिया, क्या कम है? वो कम थोड़ी है। टेक 1 आवर फॉर राइटिंग, बी प्रैक्टिकल। 1 आवर फॉर राइटिंग, हाफ एन आवर फॉर पीडीएफ। पीडीएफ विल नॉट टेक हाफ एन आवर। And one point was more yesterday that send the PDF from that number only which is in the group. No other number, please. No other number, please. From that group only which is there in the class group, जो WhatsApp group है आपका।
अगर किसी के पेरेंट्स का नंबर है उसमें ग्रुप में ऐड किया हुआ है, वो पेरेंट्स उसको मैसेज भेजते हैं या ऐसा बस कुछ है, आप नंबर चेंज करवा लीजिए, आप अपना नंबर करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Then these points were there जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। assuming that few of you were not there in the class yesterday, उन बच्चों के लिए दोबारा ये वाले पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, अदरवाइज ये होने नहीं चाहिए थे। दोबारा पॉइंट आपकी क्लास में आनी चाहिए, है ना। इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग कि आप अगले लेक्चर पे डिपेंड हो जाओ कि सर ने दोबारा बता ही देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट स्टिल दीज हैव बीन टोल्ड बिकॉज मुश्किल बाद में आपको आनी, एग्जाम्स का मामला है, मुश्किल आपको बाद में आएगी इसीलिए। एंड एज फार एज चीटिंग इज कंसर्न, हम पहले मैं यही बात कर रहा था, वेरी इजीली जो है हम वो चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उस टाइम पे माहौल ही ऐसा बन जाता है कि जब पकी पकाई मुंह में जा रही हो ना तो बनाने को दिल नहीं करता ना, खाना पका पकाया जा रहा हो ना, मिल रहा हो ना, प्रार्थना होना तो कोई नहीं करता रहता, पका पकाया ही खाना। पका पकाया खाने की आदत डालना मत, अपना खुद का आंसर तैयार करना। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, स्पेशली जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको किसी को दिखाना नहीं चाहिए। उन्होंने मेहनत की हुई, उन्होंने पॉइंट सारे क्लास में डिस्कस किए होंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में या तो आते नहीं है, अगर आते हैं तो कोई उनकी इंटरेक्शन वगैरह नहीं है क्लास में ना, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे या वो पढ़ते ही नहीं है। उन बच्चों को नहीं, किसी भी बच्चे को दिखाया ना जाए, चीटिंग ना करवाई जाए। एक्चुअल में हम उसका भी लॉस कर रहे हैं, अपना तो हम करिए, उसका भी लॉस ही कर रहे हैं। वो मेरा फ्रेंड है कि मैंने उसको दिखा दी है, तो फ्रेंड को दिखाओ ना, फ्रेंड को ये सिखाओ कि चीटिंग नहीं करनी, पढ़ना है। बजाय कि एग्जाम वाले दिन उसको दिखाया जाए, एग्जाम के साथ, एग्जाम से पहले उसके पास बैठा जाए, उसको समझाया जाए, उसको पढ़ाया जाए, इकट्ठे पढ़ा जाए, ये एक ऑप्शन हो सकती है फ्रेंडशिप निभाने की। ये ऑप्शन नहीं है फ्रेंडशिप निभाने की, कोई बात नहीं, तू पढ़ना, पढ़ तो मैं रहा ही, मैं तेरे को दिखा दूंगा, तो वो फ्रेंड नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चा चीटिंग करवा भी रहा है ना ऐसे मामले में, वो फ्रेंड ही नहीं है आपका, वो आपका लॉस ही कर रहा है। मैं देखने वाले बच्चों को बता रहा हूँ, चाहे बच्चा वो इंटेलिजेंट ही हो। एक बच्चा जो है वो आपको इस बात के लिए मोटिवेट कर रहा है कि चीटिंग करा दे या कर ले, वो फ्रेंड थोड़ी हुआ। फ्रेंड का वो हुआ जो ये कहे कि चीटिंग नहीं करेंगे, चला मेरे पास बैठ, अभी छुट्टियां हैं, एग्जाम देने हैं हमने मिलने के बाद, मेरे पास बैठ। 5 सब्जेक्ट है ना, ऑन एन एवरेज 30 से ज्यादा डेज है हमारे पास, नियर अबाउट 30 डेज है, 6 डेज पर सब्जेक्ट, मेरे पास बैठ, मैं करवाता हूँ तेरे को। वो हो सकती है फ्रेंडशिप। हो फ्रेंडशिप वो नहीं है कि जो वो तो फिर धोखे वाला फ्रेंड ही है, वो फ्रेंड नहीं है। और हम लोगों ने पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए हुए हैं, आप लोगों ने मेहनत करी है, सुबह उठ के क्लासेस लगाई हुई है, और आप लोग जो है वो किसी और को ऐसे ही बता दो, मेहनत आपकी है, मार्क्स पे वो ले जाए, उसका फायदा क्या। सो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बिकॉज आपके पेपर में केस स्टडीज भी आनी है। केस स्टडीज में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो 1 मार्कर हो, 1 मार्कर की केस स्टडी आ सकती है, 3-4 मार्कर की आ सकती है, और बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं केस स्टडी में। केस स्टडीज जो है वो अटेम्प्ट करनी जो है वो तभी पॉसिबल है अगर आपको क्वेश्चन पहले टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक्स आते हैं तो केस स्टडी आप कर पाओगे, है ना। इसलिए पहले टॉपिक्स करिए, लर्न करिए, उनको समझिए, उसके बाद फिर केस स्टडीज भी आप जो है वो करना। ये नहीं आप हो सकता कि आप केस स्टडीज शुरू कर दो, टॉपिक्स आपको आते हैं। ठीक, अब मैं केस स्टडी ही करवा रहा हूँ। अ कंपनी इज वेल नोन कंपनी इन द इंडस्ट्री टू विच इट बिलोंग्स। One company is there, say ABC Limited. It is a well-known company in the industry to which it belongs. A very important document at the time of its incorporation was prepared. The main feature of this document is that any act beyond it is considered invalid and can't be ratified even by a unanimous vote of the members. Name the document. 1 marker. Name the document. Yes, Sifat. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहाँ चलता है पता बच्चे, उसने कहा द मेन फीचर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज दैट एनी एक्ट बियॉन्ड इट इज कंसिडर्ड इनवैलिड एंड कांट बी रेटिफाइड इवन बाय ए यूनानिमस वोट ऑफ द मेंबर्स। एक डॉक्यूमेंट था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसका जो भी कोई भी ऐसा काम किया हो जो इसके स्कोप के बियॉन्ड हो, दैट कैन बी रेटिफाइड, सो इट कांट बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इट सेज
that is it is prepared at a time of incorporation. So ये आर्टिकल या मेमोरेंडम में से कोई एक हो सकता था या प्रोस्पेक्टस में से, और जब उसने कह दिया कि इसके बियॉन्ड कोई भी एक्ट किया जाए तो वो इनवैलिड है, इट मींस इट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. देन इज what is the maximum number of partners which can be there in a partnership firm? Which can be there in partnership firm, what is the maximum number of members? Nandika. 50. 50, yes. And what about minimum, Nandika? 2. It is 2 to 50. Okay, next question is, what do you mean by preliminary contracts? What do you mean by preliminary contracts? Mean contracts which are entered by a company before incorporation. The contracts which are entered by a company before its incorporation are known as preliminary. And what are other contracts? एक कॉन्ट्रैक्ट और होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? Provisional contracts. प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स. यादवी प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं बेटा? यादवी हैंड रेज करिए पहले, यादवी हैंड रेज करना सो दैट आई कैन अनम्यूट. यस, यादवी, यस. वो कौन से होते हैं यादवी प्रोविजनल? The contracts which are entered before the process of commencement and after the process of incorporation. So which are entered into by a company after its incorporation but before the commencement of business, those are the provisional contracts. Then is how can we come to know that simply एक lay person है, layman है, common person है, तो how can he come to know whether a company is a private company or a public company? कैसे हमें चल जाएगा बताओ? We don't have any scope. आपके कितने नंबर ऑफ ट्रैक्टर हैं जी, आपकी कितनी पेड अप कैपिटल है जी, है ना? वो नहीं, सिंपली देखने से कैसे चल जाएगा पता कि जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है या वो कंपनी जो है पब्लिक कंपनी है? हरमन सर उसके नेम से पता चल जाएगा. प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है वो. उसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, किसमें? पब्लिक कंपनी में. किसमें लिखा होता है? पब्लिक कंपनी में कि सर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरे में को लिमिटेड ऐसे कुछ होता है. वो तो कंपनी होगी लिमिटेड वगैरह. प्राइवेट कंपनी में कंपनी के बाद लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी में अकेला लिमिटेड. एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ये डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के नेम में. और नेम से क्लियर कट एक कॉमन मैन को चल जाता पता है कि वेदर दैट कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी. गिव मी difference between business, profession and employment on the basis of objective. On the basis of objective, difference between business, profession and employment. Only one is there. On the basis of objective, two are there. Only two are there. See now. जितनी बारी मैं बोल देता हूँ एक बच्चा बताता है. पहले एक था, मैंने कहा सिर्फ एक, अब दो हो गया, सिर्फ तीन. ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, नंदनी. The main objective of the business is to earn profit, and the main objective of the profession is to प्रॉपर्ली ऑडिबल नहीं नंदनी, अब थोड़ा सा आप माइक के पास आके बोल पाओ या थोड़ा सा लाउडर बोल पाओ, ज्यादा अच्छा. The main objective of the business is to earn profit, and the main objective of profession is to provide service, and main objective of employment is to earn income. Is to earn Income in the form of salary. salary, in the form of salary. Yes, the main objective of business is to earn profits,
and that main objective of profession is to get fees by service, and the objective of employment is to get salary. And what is that difference between all these again, business, profession, and employment? On the basis of test of efficiency. Test of efficiency. Next. How can we compare these 3 points, these 3 topics on the basis of test of efficiency? How can we say कि ये business efficient है, या ये professional ये बड़ा efficient है, या फिर ये जो employee है ये बड़ा efficient है? हम कैसे कह सकते हैं? इससे ज्यादा मैं कुछ कहूँगा तो ये आंसर की साइड में चला जाऊँ मैं. यादवी has raised hand. Yes, यादवी. सर बिजनेस में हायर एफिशिएंसी होती है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, बिल्कुल. और प्रोफेशन पे स्पेशलाइज्ड सर्विस है, उस पे डिपेंड करता है. बिल्कुल ठीक है बेटा आपकी बात. देन थर्ड, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट में कम होता है. कम होता है. नहीं, कम ज्यादा की यहाँ बात नहीं हो रही. यहाँ बात हो रही है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो वो पर्सन है कि बड़ा ये बिजनेसमैन बड़ा एफिशिएंट है, ये बिजनेस की प्रोफेशनल डॉक्टर, लॉयर, सीए ये बड़ा एफिशिएंट है, ये फलाना एम्प्लॉय बड़ा एफिशिएंट है. आपका आंसर 70-80% आ चुका है. 78 थोड़ा पॉलिश करना है. नंदिनी. सर क्वालिफिकेशन में डिपेंड करता है कि उसकी जॉब कैसी है, उस नेचर ऑफ द जॉब पे डिपेंड करती है उसकी एफिशिएंसी. नेचर ऑफ जॉब पे भी डिपेंड करता है. ओके, मैं थोड़ा सा स्कोर ठीक करूंगा बेटा. ठीक है, आपकी एम्प्लॉयमेंट साइड आपका ठीक जा रहा है. मैं थोड़ा सा स्कोर पॉलिश करूंगा. नंदिका. नंदिका. यस, नंदिका. So it depends upon how the employee is working. बाकी बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस एंड प्रोफेशन. नंदिका. तो अनम्यूट फटाफट कर लेते हैं, फिर क्या होता है. So बाकी सेम था. बिजनेस में प्रॉफिट एफिशिएंसी जो है वो प्रॉफिट के बेसिस पे जज होती है, एंड प्रोफेशन में भी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो हम रेंडर करते हैं दूसरों को, उनके बेसिस पे जज होती है. बिल्कुल ठीक है. हरमन ने हैंड रेज किया था. हरमन, यू वांट टू से? यस, हरमन. सर एक पर्पस देखना पड़ता है पहले बिजनेस में कि उसका पर्पस क्या है, जो उसने प्रॉफिट अर्न करना है कहाँ से, और उसके बाद फोकस देखते हैं कंपनी का अभी फोकस कहाँ पे है ज्यादा. ये पॉइंट्स मेरे को पता बताना. ठीक है, गुड. हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस है उसकी हमने अगर एफिशिएंसी टेस्ट करनी हो, बिजनेस की एफिशिएंसी हमने टेस्ट करनी हो, तो हम ये देखते हैं जो ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट है, जो कम प्रॉफिट कमा रहा है वो कम एफिशिएंट है. क्यों? जैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट्स की टर्न आती है, उनकी न्यूज आती है, क्यों हमारे ऐसे हाथ में होती है इतना प्रॉफिट. इफ समवन कैन टेल मी what is the wealth of the property of I hope you know मुकेश अंबानी, है ना. मैं उस साइड नहीं जा रहा. मुकेश अंबानी, आप आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है ना, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री. उनके कई सारे काम इसके अलावा है. रिलायंस का जो चेयरमैन है वो मुकेश अंबानी है. वो आई होप कि आपको पता है. इफ एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द नेट वर्थ ऑफ मुकेश अंबानी. मुकेश नेटवर्क मीन उसकी वेल्थ, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, जितने उस कंपनी के शेयर मिला के, उसके घर की, उसकी गाड़ियों की वैल्यू, सारा कुछ मिला के जो उसके नाम पे है कितना है. इफ एनीवन कैन टेल. परमीन. $80 billion के नियर अबाउट है. रुपीस में कन्वर्ट कर लो बेटा, मैं डॉलर में मेरे लिए औखा हो जाता है. 86 करोड़ 8600 करोड़ 8600 करोड़ डॉलर. आप अमाउंट देखो, 8600 करोड़. अब अमाउंट देखो आप, है ना. जो हम बात की प्रॉफिट्स, जिस फर्म के प्रॉफिट्स ज्यादा हैं उस फर्म की जो है वो एफिशिएंसी ज्यादा, हम ये मान के चलते हैं. जिस फर्म के प्रॉफिट्स कम है हम कहते हैं ये फर्म कम एफिशिएंट है. बिकॉज ज्यादा एफिशिएंसी मतलब ज्यादा प्रॉफिट्स, कम एफिशिएंसी मतलब कम प्रॉफिट्स. दिस इज इन केस ऑफ बिजनेस.
Test of efficiency is measured by the amount of profits earned by the business. And test of efficiency in a profession is measured by the quality of the service which the professional is giving. Quality of service. जो डॉक्टर है अच्छा डायग्नोज कर रहा है, अच्छी ट्रीटमेंट कर रहा है, ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, ज्यादा एफिशिएंट है। ये डॉक्टर इससे आराम नहीं आता, ये कम एफिशिएंट। क्वालिटी ऑफ द सर्विस। एंड एम्प्लॉयमेंट में the test of efficiency is judged by the dedication to the job. How much dedicated a person is towards his job, हम भी से कि वो ज्यादा एफिशिएंट है या वो कम एफिशिएंट है, वो डेडिकेटेड नहीं है, उसको काम दे दो, मेहनत से नहीं करता वो कम डेडिकेटेड है। इसको काम दे दो, काम दे के चाहे आप भूल भी जाओ, ये बंदा पूरा कर देगा आपका काम, वो ज्यादा एफिशिएंट है। So test of efficiency is measured in business on the basis of profits earned, in profession on the basis of quality of the service provided, and on the basis of dedication to job in case of employment. Fine. And what about the code of conduct? Same point, same difference. Business, profession, and employment का differentiate it on the basis of code of conduct. The code of conduct means the rules and regulations. Rules and regulations. Who only are there? Nandika and Harmeet. 3 now. नंदनी भी होगी, 4 हो गए। और कोई है? कोई नया भी केस आ सकता है इन बच्चों में? वही 5, 7, 10 बच्चे हैं बार बार। नंदिका बोलिए। So in business, no code of conduct is there, and in profession, a professional code of conduct is followed, and in employment, it depends upon the employer, like what behavior is laid down by the employer. As set by the employer. Actually, in case of business, there is no code of conduct. कोई रूल रेगुलेशन नहीं, अपनी मर्जी है कब बोलना है कब नहीं बोलना, क्या करना है क्या नहीं करना है, बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है। There is no hard and fast code of conduct, है ना। In profession, professional code of conduct is there. Professional code of conduct. Now, what is this professional code of conduct? Professional code of conduct means the rules, regulations, the code of conduct made by the professional bodies. Like in case of medical profession, whatever code of conduct has been made by the Indian Medical Association, that is applicable on all the doctors. Nandika, you want to say something? You have raised hand. Yes, Nandika, you want to say? No, sir. Fine. And in case, this was in case of doctors. In case of lawyers, the code of conduct is prepared by Bar Council of India. Bar Council of India. In case of CAs, it is prepared by Institute of Chartered Accountants of India. These are the professional bodies जो different professions को manage कर रही हैं, उनकी code of conduct बना रही हैं। IMA for medical profession, BCI for lawyer profession, ICI for CAs, ये बना रही हैं। तो जो code of conduct has been set by the professional bodies, that code of conduct is followed in case of a profession. And code of conduct, rules, regulations in case of employment, जो employer ने set कर दिया, जो employer ने set कर दिया, है ना। कोई शॉप है, कोई सपोज कोई शॉप बंदा काम कर रहा है, कोई शोरूम में काम कर रहा है, वो कहता है जी मेरी शोरूम खुलने का टाइम सुबह 9 से लेकर रात के 8 बजे तक। कोई कहता है जी मेरे खुलने का टाइम सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक, सपोज। So whatever code of conduct has been set by the employer, that will be followed by the employees in case of employment. That is code of conduct. And then is what is the main objective of business? What is the main objective of business? ये भी उन्हीं बच्चों ने हैंड रेज किया है जो पहले हैंड रेज करते थे। अदर्स को या तो पता नहीं, या बेचारे को ऑन करके बाद में, जब तक आप बोलोगे नहीं ना तब तक आप गेम नहीं कर पाओगे। मैं बताऊंगा, हम कल भी यही बात कर रहे थे, उस दिन भी यही बात होगी मीटिंग में भी। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे ना, आपको बोलना नहीं आएगा ना, तब तक आप कॉमर्स के हो, आप चीज सेल नहीं कर पाओगे। यू हैव टू सेल द थिंग्स एट द एंड, यू हैव टू सेल द थिंग्स। आई मीन To earn profits. To earn profits. बिल्कुल ठीक है। It is the main objective of the business to earn profits. I mean, is it the only objective of business? No. No. Then what else the objectives can be there?
मींस प्रॉफिट To provide उसमें है ना, सिर्फ चाहे किसी भी कॉस्ट पे करे, ऐसा है। to provide services to satisfy the needs of customers. अच्छा ठीक है, और कोई और भी कस्टमर, कोई और भी बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हो सकते हैं क्या इसके अलावा, प्रॉफिट करने के अलावा और कोई हो सकता है क्या, याद भी? सर बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोसाइटी में, सोशल ऑब्जेक्टिव्स फॉर एग्जांपल याद भी? सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सिफत सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एनी सोशल ऑब्जेक्टिव सिफत? Providing quality products to the customers, at reasonable prices, protecting the environment. and yes, protecting the environment, very important social objectives. Then Nandini, hurry up please, Nandini. Employment generation. Employment generation, good point. Nandika. Providing products at fair prices. Fair prices, ठीक है. Harmeet. Providing employment opportunities to physically challenged people. Physically challenged person, yes. Yadvi. Controlling pollution. Controlling pollution. All these things you can see that only profit making is not the objective. Profit making of course is the main objective of business, but we can't say it is the only objective of business. इसके अलावा बिजनेस के और कई ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अलावा, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हमने ये बात करी कि क्वालिटी गुड्स दे, रीजनेबल प्राइसेस हो, पोल्यूशन कंट्रोल करे, और दूसरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे, ये सारा कुछ जो है ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज वर्क। आप लोग जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो एग्जाम डेज ही होंगे, वो आपके एग्जाम पहले स्टार्ट हो चुके होंगे। फाइन, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी हॉलीडेज एंड बी रेडी फॉर द एग्जाम्स।